हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने हेड एंड नेक एनाटॉमी के एमसीक्यूज पढ़ लिए थे डबल ए नोट से। आज हम स्टार्ट करेंगे एसके गोल्डन 18 के मेडिसिन के जो मई वाले पेपर्स हैं वो मैंने पहले कराए थे। 3 पेपर थे 11, 12 और 13। हाँ, वो एसके 18 वाला जो प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे उसी में आप देख लें। अब जो है हम फेबररी वाले मेडिसिन के करेंगे, उसके बाद फिर हम सर्जरी के स्टार्ट करेंगे फरवरी के और मई के, इस तरह से फिर हम कंटिन्यू रखेंगे। अच्छा, तो आज हमारा मेडिसिन 19 फरवरी मॉर्निंग का पेपर है, ठीक है। पेपर 1 है डिप्थीरिया टॉक्सिन काजेज विच ऑफ दीज हैं डिक्रीजेज प्रोटीन सिंथेसिस। जो डिप्थीरिया का टॉक्सिन है वो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को डिक्रीज करता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सच एज शेगिल्ला हैव एंडोटॉक्सिन इन देयर कैप्स। कहाँ पे होता है एंडोटॉक्सिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में? वो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सेल वॉल में होता है, जिसको हम लोग आउटर मेम्ब्रेन कह रहे थे या स्लाइम कैप्सूल कह रहे थे, उसमें होता है। एरिथ्रोपोएसिन इज, अच्छा ये है एंडोटॉक्सिन, और वो जो एक्सोटॉक्सिन होता है वो फिर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिलीज कर देते हैं, ठीक है। एरिथ्रोपोएसिस इज मेनली स्टिमुलेटेड बाय एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएसिस को स्टिमुलेट करता है। एरिथ्रोपोएसिस मीन्स प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। और कभी कभार एमसीक्यूज आता है कि एरिथ्रोपोएटिन इज स्टिमुलेटेड बाय। तो एरिथ्रोपोएटिन को कौन स्टिमुलेट करता है? वो है हाइपोक्सिया। जब हाइपोक्सिया होगा, ऑक्सीजन कम होगी बॉडी में, टिश्यूज़ में, तो हमारी बॉडी समझेगा कि शायद आरबीसीज कम है, हेमोग्लोबिन कम है, इस वजह से ऑक्सीजन कम है बॉडी में। तो वो क्या करेगा, एरिथ्रोपोएटिन को स्टिमुलेट कर देगा कि एरिथ्रोपोएटिन रिलीज हो जाए। ये जब रिलीज होगा ये फिर क्या करेगा, आरबीसीज की प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा, एरिथ्रोपोएसिस करवाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन काज ऑफ मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन इन किडनी। अच्छा, कैल्सिफिकेशन दो तरह का था, एक मेटास्टैटिक है, दूसरा डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन है। जो मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन है इसका मतलब है कि जब सीरम कैल्शियम लेवल हाई हो जाए, उसकी वजह से वो कैल्शियम फिर डिफरेंट टिश्यूज़ में, बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ में एक्यूमुलेट हो, डिपॉजिट हो। और जो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन है उसका मतलब ये होता है कि नॉर्मल है, कैल्शियम नॉर्मल है सीरम के अंदर, लेकिन क्या है, कोई टिश्यू इंजर्ड हो चुका है, तो इस वजह से वहाँ पे कैल्शियम जाके डिपॉजिट हो रहा है। तो इंजर्ड जो टिश्यूज़ होते हैं या आर्गन्स होते हैं उनमें कैल्शियम डिपोजिशन के जो वो है पोटेंशियल है वो ज़्यादा है, चाहे कैल्शियम नॉर्मल भी हो सीरम में, तो उसको फिर डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन कहते हैं। वो क्या है, इंजर्ड टिश्यूज़ के अंदर कैल्शियम जब एक्यूमुलेट हो इंस्पाइट ऑफ नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल, तो उसको डिस्ट्रॉफिक कहते हैं। और जो मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन है, जब सीरम कैल्शियम इंक्रीज हो जाए उसकी वजह से वो कैल्शियम फिर डिपॉजिट हो मुख्तलिफ आर्गन्स में, तो उसको कहते हैं मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। तो हाई कैल्शियम की काज, मेन काज क्या होती है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होता है ना। पेशेंट प्रेजेंट विद पेन इन लंबर रीजन है, स्टोन एट पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन है, पेन अराइजिंग फ्रॉम विच सेगमेंट है, तो ये L2 है। पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन के ऊपर जो स्टोन होता है उसका पेन हमारे पास किस सेगमेंट से, L2 से होता है। अ ग्रुप ऑफ माइस वाज टेकन एंड इंजेक्शन ऑफ प्लास्टिक हाइड्रोकार्बन वाज गिवन, दिस विल वर्क एज इनिशिएटर इन द प्रोसेस, द इनिशिएटर वर्क एज मेमोरी प्रोड्यूस। ये एमसीक्यू भी बार बार रिपीट होता है, ये रट लें। ड्यूरिंग कार्डिक साइकिल इवेंट अकर जस्ट बिफोर द ओपनिंग ऑफ एरोटिक वाल। एरोटिक वाल कब ओपन होंगे, जब वेंट्रिकल्स की कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी, मतलब सिस्टोल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल, जैसे सिस्टोल स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद एरोटिक वाल ओपन हो जाएंगे ताकि ब्लड वेंट्रिकल से निकल के एरोटा में और बॉडी टिश्यूज तक पहुंच सके। कंट्रैक्शन ऑफ वाल विल बी सीन ऑन JVP वेव फॉर्म, तो वो सी वेव है। मैन इज हैविंग, अच्छा ये कंट्रक्शन ऑफ वाल नहीं, ये कंट्रक्शन, हाँ वही कंट्रक्शन ऑफ वाल है, ठीक है, वो भी सी वेव से। मैन इज हैविंग रिमेटिक हार्ट डिजीज़ है एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस है ऑन लंग, हार्ट फेलवर सेल्स भी हैं। व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन है, तो क्रोनिक पैसिव कंजेशन, ठीक है। जो हार्ट फेलवर सेल्स होते हैं लंग्स के अंदर होते हैं वो किस वजह से होते हैं, क्रोनिक पैसिव कंजेशन जब होती है लंग्स में उसकी वजह से। विच आर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज बिहाइंड द ओवरियन फोसा, तो यूरेटर मोर देन इंटरनल इलियक, ये दोनों होते हैं बिहाइंड ओवरियन फोसा, लेकिन यूरेटर आपने सेलेक्ट करना है अगर दोनों होंगे, लेकिन अगर यूरेटर नहीं है तो इंटरनल इलियक आपने टिक करना है। ड्यूरिंग सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन ट्रांसवर्स इंसिजन इज गिवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी डैमेज। अब सुप्राप्यूबिक इंसिजन के दौरान जब आप इस तरह से ट्रांसवर्स इंसिजन देते हैं तो आपको पता है यहाँ पे इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी था ना, उसी के हम लोग कह रहे थे कि लेटरली अगर हार्निया होगा तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हार्निया कह रहे थे, और डायरेक्ट क्या था, इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के मीडियल साइड पे था।
तो जब आप ट्रांसवर्स रीजन सुप्राप्यूबिक देते हैं कैथेटराइजेशन के लिए तो ये वाली आर्टरी डैमेज हो सकती है, ठीक है। कौन सा इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। A child previously having TB comes to you with a complaint of fever and cough along with noisy breathing and difficulty in swallowing, now diagnosed as retropharyngeal abscess, which structure it will invade first। ये कल भी हमने पढ़ा था, डबल इन नोट्स में भी था। तो ये क्या है, प्री वर्टिब्रल फेशिया को सबसे पहले इन्वेड करेगा, ये रेट्रोफेरिंजियल एब्सेस जो होता है। The ability of the kidney to excrete concentrated urine will increase if the rate of blood flow through the medulla decreases है। अब देखें, मैंने बताया था आप लोगों को कि जो किडनी होता है, जो मेडुला होता है, मेडुला में अगर ब्लड फ्लो ज़्यादा है तो हमारी बॉडी समझेगा कि बॉडी में ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा है, तो फिर क्या है, मेडुला कंसनट्रेटेड यूरिन नहीं बनाएगा, डाइल्यूट यूरिन बनाएगा, मतलब वाटर को रीअब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि बॉडी को पता है कि पहले से वाटर और ब्लड वॉल्यूम पहले से ज़्यादा है, तो और वाटर एब्जॉर्ब करेंगे तो ब्लड वॉल्यूम और बढ़ जाएगा, बीपी इंक्रीज़ हो सकता है। सेम इसी तरह जब ब्लड कम जाएगा मेडुला के पास तो हमारी बॉडी को सिग्नल जाएंगे, हमारी बॉडी समझेगी कि शायद बॉडी के अंदर ब्लड कम है, तो फिर मेडुला क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगा ताकि ब्लड वॉल्यूम को रिस्टोर कर सके, तो फिर क्या होगा, कंसनट्रेटेड यूरिन बनेगा, ठीक है। तो एबिलिटी ऑफ किडनी टू एक्सक्रीट कंसनट्रेटेड यूरिन विल इंक्रीज होगा जब ब्लड फ्लो कम होगा थ्रू द मेडुला डिक्रीजेज। अच्छा, इंसुलिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कौन सा होता है, टायरोसिन काइनेज पाथवे के थ्रू। पेशेंट इज, ये आपने थर्ड ईयर में पढ़े होंगे ना, टायरोसिन काइनेज, जैक काइनेज पाथवे वगैरह। अ पेशेंट इज हैविंग ब्लीडिंग प्रॉब्लम, लैब शोज पीटी 14 सेकंड, एपीटीटी 60 सेकंड। अब ये देखें, ये वाला नॉर्मल है, एपीटीटी जो है एबनॉर्मल है बहुत ज़्यादा, और एपीटीटी हमेशा इंट्रिंसिक पाथवे को शो कर रहा था। तो ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल है एंड डिफेक्ट इज इन विच आर द फॉलोइंग पाथवे, तो ये इंट्रिंसिक पाथवे। और अगर पीटी हमारे पास डिरेंज्ड होता सिर्फ तो हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे, और अगर दोनों डिरेंज्ड होंगे तो हम कहते हैं बोथ पाथवे। पोस्टीरियरली इन्फीरियर लिमिट ऑफ लंग विच वी कॉल पोस्टीरियर इन्फीरियर लोब। अच्छा, ये रट्टे वाली चीज़, ये रट लें, ठीक है, टीटन है। हाफ लाइफ ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फ़ा 6 डेज होती है, ये भी रट्टे वाली चीज़ है। इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फ़ा आपको पता है रिस्पिरेटरी ट्रैक म्यूकोजा, जीआईटी म्यूकोजा वगैरह उनमें होता है, उनके सरफेस पे होता है। अननोन पेशेंट ऑफ एमआईए विद पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब हैविंग रेज क्रिएटिनिन एंड यूरिया, मोस्ट लाइकली कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, पेरिकार्डाइटिस। अब देखें, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब कब होता है, पेरिकार्डाइटिस में होता है, और साथ में कह रहा है यूरिया और क्रिएटिनिन भी रेज्ड है, तो मतलब काज क्या है उस पेरिकार्डाइटिस की, यूरिया और क्रिएटिनिन है, इसको हम पर नाम देते हैं यूरिमिक पेरिकार्डाइटिस। फिर है नॉर्मल फिजियोलॉजिक पैरामीटर ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स आर सेल्स, 45% ब्लड सेल्स होते हैं, 55% प्लाज्मा। ये तो 8th से 9th वाला क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस इन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। अच्छा, ये आप रट लें, DTBP, ये भी बार बार रिपीट होता है कि सबसे पहले डैमेज्ड वाल होते हैं, फिर उसके ऊपर थ्रोम्बोसिस होती है, फिर वहाँ पे बैक्टीरिया आ जाएंगी, बैक्टीरिया हो जाएगी, फिर परफोरेशन हो जाएगा। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में इस तरह से होता है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय 15 to 30% स्ट्रेन्स ऑफ स्टेफ ऑरियस। आफ्टर डायबिटिस साइटोकाइंस इन्वॉल्व इन न्यूट्रोफिल माइग्रेशन इज C5a होता है, ठीक है। डायबिटिस आपको पता है कि ब्लड वेसल से जब हमारे पास न्यूट्रोफिल जाते हैं टिश्यू के अंदर इंटर होते हैं, उसमें कहते हैं डायबिटिस। तो टिश्यू के अंदर पहले हमारे पास साइटोकाइंस प्रोड्यूस होंगे, साइटोकाइंस रिलीज होंगे, वो साइटोकाइन पर क्या अट्रैक्ट करेंगे, डायबिटिस करवाएंगे, न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट करवाएंगे, तो वो C5a है, ठीक। वो साइटोकाइन जो कि डायबिटिस करवा रहा है न्यूट्रोफिल की। स्टडी कंडक्टेड टू चेक टेम्परेचर चेंज विद जनरल एनेस्थीसिया और टाइम, बेस्ट वे टू कैलकुलेट रिजल्ट क्या, इसको कहते हैं रिग्रेशन एनालिसिस। बार बॉडी एसोसिएटेड विद विच सेल टाइप, बार बॉडी इनएक्टिव एक्स जो क्रोमोसोम होता है उससे कहते हैं, ये तमाम सेल्स में होता है, लेकिन मोस्ट प्रोमिनेंट किस सेल्स में हमें दिखाई देता है, न्यूट्रोफिल्स में, उसी में हम लोग इसको स्टडी कर रहे होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द एक्टिव थायराइड हार्मोन रिलीज इन सर्कुलेशन इज, इसने क्या दिया तरफ से, नहीं ये इसने गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्टिव का वर्ड नहीं होना चाहिए, इनएक्टिव अगर कहता वो भी ठीक था, लेकिन एक्टिव नहीं। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द थायराइड हार्मोन रिलीज इन सर्कुलेशन जो होता है वो थायरोक्सिन होता है, और ये होता है इनएक्टिव फॉर्म में है। थायरोक्सिन क्या है, T4 को कहते हैं, इनएक्टिव फॉर्म है, ये टिश्यूज़ में जाके फिर एक्टिव फॉर्म में T3 में कन्वर्ट होता है, तो ये एक्टिव वाला वर्ड यहाँ पर रॉन्ग है। इनएक्टिव वाला वर्ड अगर होता वो भी ठीक था, या फिर ये वर्ड होता ही नहीं।
पेनिसिलिन एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? ब्रोंकोस्पाज। पेशेंट हैड ईटन फ्राइड राइस 6 आवर्स एगो, नो प्रेजेंटेड विद नोजिया, वोमिटिंग एंड डायरिया। काज क्या है? बैसिलस सूरियस है। फ्राइड राइस में हमेशा रीहीटेड फ्राइड राइस की बात जब भी आ जाए उसके बाद डायरिया अगर हो तो उसकी काज होती है बैसिलस सूरियस। लिपोफिलिक हार्मोन एक्ट थ्रू मैसेंजर आरएनए। अब ये देखें, लिपो मीन्स लिपिड, फिलिक मीन्स लविंग। लिपिड लविंग हार्मोन्स, लिपिड लविंग हार्मोन्स वो होते हैं जिनको हम स्टीरॉयड हार्मोन्स कह रहे होते हैं। वो स्टीरॉयड हार्मोन क्या है? वो खुद भी लिपिड है ना, स्टीरॉयड। तो वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन को, क्योंकि लिपिड में सॉल्युबल है वो ना, सेल मेम्ब्रेन में भी ज़्यादा लिपिड होता है ना, तो वो उसको क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, इस वजह से नेचर ने क्या किया है, उनके रिसेप्टर सेल के अंदर रखे हुए हैं, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर नहीं बल्कि अंदर, सेल के इनसाइड। लेकिन जो प्रोटीन हार्मोन्स या पेप्टाइड हार्मोन्स होते थे उनके सरफेस, ठीक है, सेल सरफेस के ऊपर या सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर होते थे, क्योंकि वो पेप्टाइड हार्मोन्स क्या है, लिपिड वाला जो बाय लेयर है उसको क्रॉस नहीं कर सकते, वो लिपोफिलिक नहीं है, लिपोफोबिक होते हैं। तो लिपोफिलिक हार्मोन जो होते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन के रिसेप्टर इनसाइड द सेल होते हैं। इनसाइड द सेल जो रिसेप्टर होता है उसके साथ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी होता है। तो वो अपने इस रिसेप्टर पे जब आके बाइंड होगा हार्मोन, तो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी एक्टिवेट होगा। ये जाके क्या है, डीएनए में कुछ स्पेसिफिक जीन्स को एक्टिवेट करेगा। वो जीन्स फिर क्या करेंगे, उसी तरह का क्या बनाएंगे, मैसेंजर आरएनए बनाएंगे, ट्रांसक्रिप्शन करवाएंगे। वो मैसेंजर आरएनए फिर राइबोसोम की मदद से फिर प्रोटीन्स, नए प्रोटीन्स बनवाएगा। तो लिपोफिलिक हार्मोन्स क्या है, मैसेंजर आरएनए के थ्रू एक्शन करते हैं। वायरसेस काजेस कैंसर अल्टरेशन इन। तो वायरस क्या करते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो होते हैं सेल के अंदर उनको अल्टर कर देते हैं, उनको चेंज कर देते हैं। किस चीज़ में? ऑन्कोजीन में। ऑन्कोजीन पर क्या है, वो कैंसर काज करते हैं। ऑन्को मीन्स होता भी कैंसर है, ऑन्कोजीन। तो कैंसर के जीन ये हमारे बॉडी में होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में, प्रोटो ऑन्कोजीन उनको कह रहे होते हैं ना। लेकिन वायरस क्या करते हैं, उनको एक्टिव फॉर्म में ऑन्कोजीन में जब कन्वर्ट करते हैं तो ऑन्कोजीन पर क्या है, कैंसर काज करते हैं, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन काज करवा सकते हैं। मोस्ट रैपिडली अडाप्टिंग रिसेप्टर्स हमारे पास जो होते हैं, वो सबसे ज़्यादा जो अडाप्टिंग रिसेप्टर है वो पेसिनियन है। दूसरे नंबर पर मीजनर है। अब पेसिनियन यहाँ पर दिया नहीं हुआ तो इस वजह से हमने मीजनर करेक्ट किया हुआ है। तीसरे पे है रंडार्गा। नॉर्मल पर्सन एट 104 फ़ारेनहाइट रूम टेम्परेचर एंड 10% ह्यूमिडिटी लॉसेस हीट बाय कन्वेक्शन के थ्रू। अब देखें, अगर एक तो उसने टेम्परेचर दिया हुआ है, दूसरा उसने ह्यूमिडिटी की बात की हुई है। जब भी ह्यूमिडिटी की बात आ जाए तो फिर क्या है, कन्वेक्शन के थ्रू हीट लॉस होता है। आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर डिसोसिएशन अकर इन 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक में होता है। 3rd डिग्री या इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आर्ट्रिया अपनी मर्जी से अपने रेट से कंट्रैक्ट हो रहे हैं, वेंट्रिकल अलग से, मतलब 2 पेस मेकर हो गए। आर्ट्रिया में अपने हार्ट रेट प्रोड्यूस हो रहे हैं, हार्ट बीट प्रोड्यूस हो रही है, वेंट्रिकल्स में अपना हार्ट बीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस वजह से फिर क्या है, उन दोनों के दरमियान एसोसिएशन नहीं होता। ये नहीं है कि आर्ट्रिया पहले कंट्रैक्ट करेगा उसके बाद फिर वेंट्रिकल में वो इम्पल्स जाएगा फिर वो कंट्रैक्ट। आर्ट्रिया अपने रेट पे कंट्रैक्ट कर रहा होता है, वेंट्रिकल अपने रेट पे। ये 3rd डिग्री कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में क्यों? क्योंकि आर्ट्रिया से कोई भी जो इम्पल्स है वो वेंट्रिकल तक नहीं जा रहा, क्योंकि एवी नोड कम्प्लीटली ब्लॉक है ना, कंप्लीट ब्लॉक कह रहे हैं। तो एवी नोड से कोई इम्पल्स पास नहीं हो रहा, वेंट्रिकल में नहीं जा रहा है। इस वजह से वेंट्रिकल में फिर अपने हमारे पास इम्पल्सेस प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आर्ट्रिया अपनी मर्जी से कंट्रैक्ट कर रहा है, हार्ट बीट प्रोड्यूस कर रहा है, और वेंट्रिकल अपनी मर्जी से। A patient has lipoma on posterior aspect of sternocleidomastoid 5 cm relation to sternocleidomastoid joint, which structure ligated leading to profuse bleeding है। तो ये सेकंड पार्ट ऑफ सबक्लिवियन आर्टरी है, क्योंकि यहीं पे होता है ना, स्टेनोक्लीडोमास्टाइड के करीब। डक्टस डिफरेंस डिफर्स फ्रॉम अदर्स ड्यू टू हैविंग 3 मस्कुलर लेयर इसमें होते हैं। ह्यूजर्स मेम्ब्रेन फार्म, ठीक है, फ्रॉम हाइपोब्लास्ट जो होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजी, ड्यूरिंग डेवलपमेंट, उसमें एक होता है हैजर्स मेम्ब्रेन है, वो बाउंड्री बनाएगा किस चीज़ का, विल मेक बाउंड्री ऑफ एक्सोसिलोमिक कैविटी, उसका बनाता है। क्लाइंबर एट हाई एल्टीट्यूड एक्सपीरियंस हाइपोथर्मिया ऑन रिटर्निंग टू बेस कैंप, अडॉप्ट्स टू कोल्ड वेदर बाय हीट रीजनरेशन ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस का काम होता है हीट रीजनरेशन, आपको पता है, क्योंकि उसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के फाइबर्स होते हैं, तो वो जब एक्टिवेट होगा तो सिंपैथेटिक फाइबर्स शिवरिंग करवाएंगे, हीट प्रोडक्शन करवाएंगे। After damage to lateral thoracic wall, elevation of lower angle of scapula, patient cannot reach forward as previously. Nerve damage, long thoracic nerve है। लॉन्ग thoracic nerve किसको सप्लाई कर रहा था? सेराटस एंटीरियर को। तो इस वजह अब उसको क्या हुआ है, विंगिंग ऑफ स्केपुला हो गया है, ठीक है, लोअर एंगल ऑफ स्केपुला उसमें एलिवेट होता है।
पैंक्रियाटिक इंजरी सिक्रीशन गोज इनटू, पैंक्रियाटिक इंजरी के सिक्रीशन लेसर सेक में जाते हैं क्योंकि उसके करीब लेसर सेक होता है। और 45-year-old फीमेल प्रेजेंट विद बोनी पेन एंड पेरेस्थीसियाज इन द लोअर लिम्स है। एक तो बोनी पेन्स हैं, मतलब यहाँ से आपको समझ आना चाहिए कि कोई इशू है बोन से रिलेटेड, और लोअर लिम्स में या फिर एंडोक्राइन का पैराथायराइड का मसला होगा। हर लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशंस वर डन एंड इट शो सीरम कैल्शियम लेवल 2.60 है। अब नॉर्मल कितना है, 2.10 से 2.60 तक। अब देखें यहाँ पर कैल्शियम है तो नॉर्मल, लेकिन क्या है अपर लिमिट में है, और फास्फेट 0.9 मिलीमोल है जो कि हमारे पास लोअर लिमिट पे है नॉर्मल। और ALP 283-85 है, ठीक है, मतलब वो तो नॉर्मल है। एंड सीरम पैराथायराइड हार्मोन भी बॉर्डर लाइन के ऊपर रेज रहे हैं। तो अब देखें यहाँ से आपको क्या 6.1 मिलीमोल है। अब पैराथायराइड हार्मोन रेज रहे हैं मतलब हाइपर पैराथायराइडिज्म है, और उसके एक्शन भी शो हो रहे हैं कि वो कैल्शियम को क्या कर रहा है, रेज कर रहा है। अभी मतलब पैराथायराइड हार्मोन थोड़ा सा रेज हुआ है तो उसने क्या है कैल्शियम को हायर जो बॉर्डर है उस पे के ऊपर ले गया है, और जो फास्फेट को उसको लोअर बॉर्डर पे ले गया है, क्योंकि पैराथायराइड हार्मोन का काम क्या होता है कैल्शियम को इंक्रीज़ करना और फास्फेट को कम करना। तो ये क्या है प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म है। अब देखिए साइन एंड सिम्टम भी वही है ना, बोनी पेन्स हो रहे हैं, पेरेस्थीसियाज हो रहे हैं लोअर लिम्ब में, तो ये प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म है तो नॉर्मल अभी तक कैल्शियम और फास्फेट। लेकिन आप इस बात को देख लें कि एक तो पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीज हुआ है और दूसरा कैल्शियम अपर लिमिट के ऊपर चला गया और फास्फेट लोअर लिमिट, मतलब कुछ दिनों बाद कैल्शियम अपर लिमिट से भी हाई हो जाएगा, फास्फेट नॉर्मल लिमिट से भी लो हो जाएगा। तो फिर क्या है, मतलब ये प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म नया स्टार्ट हुआ है। वर्टिब्रल बॉडी सिंथेसिस हैविंग विच आर द फॉलोइंग कार्टिलेज है, तो फाइब्रो कार्टिलेज है वर्टिब्रल बॉडी में की सिंथेसिस में। विच आर द फॉलोइंग इज डिटेक्टेड बाय पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्टेरियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पेन टेम्परेचर एंड क्रूड टच लास्ट इट इज कैरीड बाय विच आर द फॉलोइंग ट्रैक है, एंटीरोलैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है, ठीक है। अब जो क्रूड टच है उसके लिए एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक था, और लेटरल जो है वो पेन एंड टेम्परेचर के लिए था। ये मैंने आपको डिटेल से पढ़ाए थे, डार्सल कॉलम भी पढ़ाया था ना। अ पेशेंट अंडरगोज डेंटल प्रोसीजर न्यूरो एनाटमी में, अगर आप वो टॉपिक्स देखना चाहते हैं तो वो वहाँ पे न्यूरो एनाटमी वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें डिटेल से मैंने सब पढ़ाए हैं। पेशेंट अंडरगो डेंटल प्रोसीजर एंड एक्सपीरियंसेस लॉस ऑफ सेंसेशन इन अफेक्टेड एरिया फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया विच टाइप। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थीसिया के बाद कौन से फाइबर्स सबसे पहले एनेस्थीसाइज्ड होते हैं, वो C फाइबर्स हैं। डायलेटेशन ऑफ विच आर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर काजेज डिस्फेरिया बाय कंप्रेसिंग ऑफ द एसोफेगस है। लेफ्ट आर्टरियम हमारे पास क्या करेगा, डायलेशन अगर उसकी हो जाए तो एसोफेगस को कंप्रेस करेगा। प्योर फ्रेनिक इनर्वेशन किस पार्ट ऑफ प्लूरा को होता है, ये मीडियास्टेनल प्लूरा है, ठीक है। देखें मीडियास्टेनल प्लूरा है। कोस्टल प्लूरा जो होता है जो कि रिब्स के साइड पे होता है उसको इंटरकोस्टल नर्व सप्लाई कर रहे हैं। मीडियास्टेनल प्लूरा को फ्रेनिक नर्व, और डायफ्रेगमेटिक प्लूरा जो डायफ्राम के पास है उसको जो है उसका जो डोम है उसको फ्रेनिक नर्व कर रहा है, और उसका जो पेरिफेरल पार्ट है उसको लोअर 6 इंटरकोस्टल नर्व। पेशेंट प्रेजेंट विद पेन इन लंबर रीजन स्टोन एट पल्बो यूरोट्रिक, ये भी हमने पढ़ा था L1 से T12 to L2, लेकिन वहाँ पे L2 अगर अलग से दिया हुआ है उसको टिक करना है आपने। पेन ऑफ इंडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया इज ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ विच आर द नर्व इन द इंग्वाइनल कैनाल, तो ये इलियो इंग्वाइनल नर्व है, उसकी वजह से पेन होता है इंग्वाइनल हर्निया का। अ यंग मेल हैड एन RTA विच रिजल्टेड इन अ फीमर फ्रैक्चर, ही डाइड 5 days लेटर, ऑटोप्सी शोड सेरिब्रल पेटिकियाई है। डायग्नोसिस इज फैट एम्बोलिज्म इसको कहते हैं, क्योंकि फैट वहाँ से फ्रैक्चर के बाद 3 से 4 दिन बाद वो जाके ब्रेन में पहुँच गया, ब्रेन में उसने सेरिब्रल पेटिकियाई काज किए, तो ये फैट एम्बोलिज्म है। प्रेग्नेंट लेडी विद लेबर पेन एंड ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर वाज टेकन टू द हॉस्पिटल बट डाइड बिफोर रीचिंग द हॉस्पिटल मोस्ट लाइकली काज। अब यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना, यहाँ पर भी उसका एक्सीडेंट हुआ है, RTA हुआ है, यहाँ पर भी हो सकता है उसका फ्रैक्चर भी हुआ हो फीमर, लेकिन क्या है वो उसी टाइम इतनी जल्दी क्या हो गई, उसकी डेथ हो गई, तो ये असल में प्रेग्नेंट है, तो ये एमनियोटिक फ्लूइड की एम्बोलिज्म हुई है। अगर वो कहता प्रेग्नेंट लेडी है, उसको पेन हुआ है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है और हॉस्पिटल उसको ले गए, और RTA या उसको RTA हुआ है, अब RTA की यहाँ पे उन्होंने बात ही नहीं की, वो अगर RTA की बात करते और कहते 3 से 4 दिन बाद उसकी डेथ हो गई, चाहे प्रेग्नेंट लेडी भी कह दें, फिर भी उसको भी आप पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहेंगे या फैट एम्बोलिज्म, लेकिन यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है। अब यहाँ पर ये बार मैंने पहले भी पढ़ाए थे,
यहाँ पर देखें एक है एयर एम्बोलिज्म, हिस्ट्री ऑफ पासिंग CVP अगर हो देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वो उसको एयर एम्बोलिज्म कहते हैं। प्रेग्नेंट लेडी है प्लस लॉन्ग बोन फ्रैक्चर हो प्लस डाइड ऑन वे टू हॉस्पिटल, तो ये विदिन 24 आवर या ड्यूरिंग लेबर, तो ये एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है। सडन डेथ है प्लस सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, अगर सडन डेथ और सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। लॉन्ग बोन फ्रैक्चर है, डेथ आफ्टर 3 to 5 days, ये फैट एम्बोलिज्म है। ये आपने याद रखना, इनसे लाजमी एक MCQ जाता है। मसल इन द ग्रेटर शियाटिक फोरामिन पेरिफॉर्मस होती हैं। पेशेंट हैड RTA फ्रैक्चर ऑफ इलियम एंड सैक्रम है, विच स्ट्रक्चर इज लाइकली डैमेज इन पेल्विस है, रेक्टम, क्योंकि इलियम और सैक्रम जो है उनके सामने उसके फ्रंट पे क्या होता है, रेक्टम होता है, तो वो जब डैमेज होंगे, फ्रैक्चर होंगे, तो वो रेक्टम को डैमेज करेंगे। अब बॉक्सर गॉट ब्लो एंड मैंडिबुलर फ्रैक्चर जस्ट बिफोर द मैंडिबुलर फोरामिन है, विल कॉज लॉस ऑफ सेंसेशन और लोअर टिथ। मैंडिबुलर फोरामिन से मेंटल इन्फीरियर अल्विलर नर्व, वहाँ से जो कि मैंडिबुलर की ब्रांच है नर्व की, वो अराइज हो रहा होता है। जब वो डैमेज हो जाएगा तो फिर वो सेंसेशन को कैरी कर रहा था लोअर टिथ के ना, तो वो लॉस हो जाएंगे। पेशेंट प्रेजेंट विद चीक पेन, अच्छा सिम्टम्स रिवर्स विद स्ट्रेप्टोकाइनेज है, अच्छा चेस्ट पेन है उसको, स्ट्रेप्टोकाइनेज के साथ सिम्टम रिवर्स हुए हैं आफ्टर मायोकार्डियल इंजरी, विच बायोकेमिकल चेंजेस विल सीन इन हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया में क्या होता है, एनारोबिक इलेक्ट्रोलाइसिस होती है। द क्यूटेनियस ब्रांचेज ऑफ सर्वाइकल प्लेक्सिस है, वो है फ्रेनिक एंड लेसर ऑक्सीपिटल ग्रेटर ऑरिकुलर एंड लेसर ऑक्सीपिटल नर्व होता है। फिर है पेशेंट विद सीवियर हेडेक है, पेशेंट को हेडेक है, वोमिटिंग है, नेक स्टिफनेस भी है, रेज ICP ऑन लंबर पंक्चर है, देयर वाज ब्लड स्टेन CSF, डायग्नोसिस क्या होगी, सब अरेक्नाइड, क्योंकि CSF में जब भी ब्लड आ गया ये सब अरेक्नाइड होने। नेक्स्ट स्टिफनेस वगैरह, वोमिटिंग भी बता रहा है, रेज ICP ना। ड्रग गिवन इन 70-year-old फीमेल विद इन्फ्लुएंजा, एसाइक्लोविर देते हैं इन्फ्लुएंजा के लिए। नायसिन डिफिशिएंसी काजेज विच अतिफा प्लेगरा काज करता है ना, CNS डिफेक्ट्स होते हैं उसमें। टेस्ट सेंसिटिव टू अस्थमा, सेंसिटिव FEV1/FVC। ग्रुप ऑफ माइस वाज टेकन, इंजेक्शन ऑफ प्लास्टिक हाइड्रोकार्बन, ये फिर से वही इनिशिएटर की बात कर रहा है, मेमोरी प्रोड्यूस करवाता है। विच आर द फॉलोइंग इज काजेटिव एजेंट, अब ये सारा आप पढ़ लेना, एक प्रोमोटर होता है, एक इनिशिएटर होता है। प्रोमोटर क्या करते हैं, ये डायरेक्ट इफेक्ट इनका DNA पे नहीं होता, ये हमारे पास क्लोनल प्रोलिफरेशन करते हैं, जो सेल्स पहले से इनिशिएट हो चुके हैं, जिनके ऊपर इनिशिएटर्स ने एक्शन किया है, और ये रिवर्सिबल होते हैं। अच्छा, विच आर द फॉलोइंग इज काजेटिव एजेंट ऑफ कार्सिनोमा ऑफ सर्वाइकल, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है। 16, वो भी 16 और 18 को हम लोग हाई रिस्क HPV कहते हैं। DNA is often damaged causing carcinogenesis. Which of the following is the DNA repair gene, P53? 4-month-old child present with 70% body weight, fatty liver, abdominal edema, depigmentation, diagnosis इसमें ख्वाशियरखोर है। Raised IgE levels in which hypersensitivity? Type 1 hypersensitivity में raised IgE levels होते हैं। इन एलर्जिक रिएक्शन हिस्टामिन रिलीज फ्रॉम विच सेल्स है, मैस्ट सेल्स है। अमीनोग्लोबुलिन फाउंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, प्लाज्मा सेल्स। इन ट्रांसवर्स कट सेक्शन विच स्ट्रक्चर इज नॉट विजिबल एट T11 बट विजिबल एट T12 बिहाइंड द स्टमक है, स्प्लीन होती है। अगर टेल ऑफ पैंक्रियास होता तो वो होता। मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन ग्रे मैटर ऑफ CNS आर प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स होते हैं। अच्छा, ये भी अभी आप पढ़ लेना, ठीक है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड एस्ट्रोसाइट्स आर बोथ ग्लायल सेल्स हैं। मोस्ट न्यूमरस ग्लायल सेल्स ओवरऑल अगर होंगे तो एस्ट्रोसाइट्स हैं। मोस्ट न्यूमरस ग्लायल सेल्स इन वाइट मैटर की अगर बात करें वो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं। ओवरऑल एस्ट्रोसाइट्स हैं, वाइट मैटर में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं। और मोस्ट न्यूमरस एस्ट्रोसाइट्स इन वाइट मैटर वो है फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स हैं। फिर है मोस्ट न्यूमरस एस्ट्रोसाइट इन ग्रे मैटर वो है प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स हैं। ये सारे आपने याद रखने, इनसे एक MCQ लाजमी आता है। साइट ऑफ इन्फेक्शन ऑफ यूरेट्रिक स्टोन, यूरेट्रिक स्टोन की हमारे पास इन्फेक्शन कहाँ पे होती है, मोस्ट कॉमनली ओपनिंग ऑफ यूरेटर इनटू द ब्लैडर, वहाँ पे होती है। कॉमन साइट ऑफ लॉजिंग यूरेट्रिक स्टोन और ऑल एडल्ट में वेजिको यूरेट्रिक जंक्शन उसको कहते हैं, ब्लैडर और यूरेटर के जंक्शन पे। और चाइल्ड के अंदर पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन होता है। यूरेटर नैरोज एट वेजिको यूरेट्रिक जंक्शन वेयर इट इंटर्स द ब्लैडर। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूजेज विच ऑफ द फॉलोइंग है, पंप। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा पंप यूज होता है। पंप मीन्स वो हमारे पास ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जिसमें ATP यूज़ हो रहा है, एनर्जी यूज़ हो रहा है, उसी को एक्टिव भी कह रहे हैं। अ चाइल्ड प्रेजेंट विद प्रोटीन यूरिया पेपिलो एंड एडिमा व्हाट विच इज़ रिस्पॉन्सिव टू स्टेरॉइड्स, काज ऑफ एडिमा लो प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर है। हाँ, अब देखें प्रोटीन यूरिया हो रहा है, उसकी वजह से फिर क्या है, प्रोटीन कम हो गया बॉडी में तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा,
यहाँ कोटिक प्रेशर प्लाज्मा का, तो फिर क्या है, फ्लूइड निकल जाएगा बॉडी के अंदर, ठीक है, ब्लड वेसल से निकल के टिश्यूज़ में एक्युमुलेट होगा। तो अब वो यही पूछ रहा है कि प्रोटीन यूरिया उसको हो रहा है और एडिमा भी। अब वो एडिमा का हमारे पास काज क्या है, वो है लो प्लाज्मा कोटिक प्रेशर। पेशेंट प्रेजेंट विद स्वेयर पेन इन एंकल एंड डेवलप्स एकाइमोसिस ऑन द सेकंड डे। ही कैन स्टैंड ऑन हिज टोज बट इट्स पेनफुल, व्हाट इज द काज। अब देखें, स्टैंड कर सकता है वो टोज के ऊपर, लेकिन है पेनफुल, तो ये है रप्चर ऑफ प्लांटर स्टेंडन। और अगर वो कहता है वो स्टैंड ही नहीं कर सकता, तो हम कहते हैं रप्चर ऑफ एक्लिस टेंडन। ये देखें दिया भी हुआ है, एबल टू स्टैंड है लेकिन पेनफुल है, प्लांटारिस है, और कांट स्टैंड, ठीक है, बिल्कुल स्टैंड ही नहीं कर सकता, एक्लिस रप्चर। प्लांटारिस इज सप्लाइड बाय विच नर्व, टिबियल नर्व प्लांटारिस। मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक टू डिटेक्ट ट्यूमर सेल्स इज, तो वो हमारे पास है ट्यूमर मार्कर्स हैं, पेरिफेरल स्मीयर है या फेरेटिन है, पेरिफेरल स्मीयर है। एन अल्कोहलिक पेशेंट प्रेजेंटेड विद हेमोरेज नियर हेयर follicles, petechiae, rosy skin and mucosal lesions which are purely healing with decreased collagen defective cells और which of the following है, तो ये फाइब्रोब्लास्ट होते हैं। Anterior dislocation of femur on tibial ligament damaged is posterior cruciate ligament। अब देखें, ये जो क्रूशिएट लिगामेंट होते हैं ये फीमर से, ये ऊपर फॉर एग्जांपल ये फीमर है और ये नीचे हमारे पास समझें क्या है, टीबिया है। अब जो यहाँ से ये फीमर से आ रहा है यहाँ पे टीबिया पे, ये समझे पोस्टीरियर साइड है और ये एंटीरियर साइड है। तो ये हमारे पास जो है ये पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट हो गया और ये एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट हो गया। अब पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का काम क्या है कि क्या है, ये फीमर को एंटीरियर जाने से प्रिवेंट करता है। अब ये डैमेज हो गया तो फिर फीमर आगे चला जाएगा, फीमर आगे चला जाएगा और टीबिया पीछे रह जाएगा। तो दो तरह से हम कह सकते हैं कि अगर पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट डैमेज हो गया तो फिर क्या होगा, हम या तो ये कहेंगे कि फीमर आगे चला गया या कहेंगे टीबिया पीछे है। असल में फीमर आगे चला जाता है, लेकिन उसको आप दो तरह से कह सकते हो, फीमर आगे चला गया या टीबिया पीछे। यही इन लोगों ने समझा यहाँ पर नीचे एक्सप्लेन किया है। ये देखें, एंड ये पोस्टीरियर की पहले पढ़ते हैं। पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजर्ड है तो उसमें क्या है, पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ टीबिया, देखें पोस्टीरियरली आ गया टीबिया। और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट अगर इंजर्ड है उसमें एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ फीमर भी हो रहा है, ठीक है। सेम इसी तरह एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का अपोजिट है, ये अगर डैमेज हो गया तो फिर इसमें क्या होगा, ये पीछे चला जाएगा, फीमर पीछे चला गया, ठीक है। ये नीचे दिया हुआ है, पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ फीमर है या फिर एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ टीबिया है। अच्छा, ये आपने याद रखने हैं, ठीक है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना, ये कॉमन सेंस की बात है, थोड़ा सा आप जब वो करेंगे इमेजिन करेंगे आपको समझ आएगी। और इसमें से एक कुछ लाजमी आता है, साइक्लिक जीएमपी इज सेकेंडरी रिसेप्टर ऑफ एएनपी, फीमेल विद एएनपी आर्ट्रियल न्यूट्रियोटिक पेप्टाइड ना। A female with signs and symptoms of hyperprolactinoma was diagnosed with pituitary adenoma. The growth of this tumor anteriorly, हमेशा जब भी pituitary adenoma जाएगा किसको कंप्रेस करेगा, ऑप्टिक नर्व को। ये एमसीक्यूज भी रिपीट होता है बहुत ज़्यादा, तो ये भी याद रखें कि एंटीरियरली ये हमारे पास ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर रहा है, सुपीरियरली ऑप्टिक क्याज्मा को, लैटरली कैवर्नस साइनस और इन्फीरियरली स्फिनॉइड एयर साइनस। अ मैन वर्क इन फैक्ट्री डेवलप्स ब्लैडर कैंसर विच कार्सिनोजन काजेज ब्लैडर कैंसर, वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। Patient undergoing ascitic tap for ascites fluid at costodiaphragmatic recess where to pass needle, तो ये T10 मिड एक्सिलरी, ये रटे वाली चीज़ है, ये याद रखना और इम्पॉर्टेंट है, आता है ये भी। A baby after an obstructed delivery presented with inability to abduct the arm and loss of flexion and loss of supination of arm at elbow joint due to damage of, ये आर्ब्स पालसी है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के दौरान डैमेज होता है और उसमें इसी तरह होता है, लॉस ऑफ सस्पेंशन ऑफ आर्म होता है, लॉस ऑफ फ्लेक्शन वगैरह होता है। और आर्ब्स पार्सी है क्या, जिसमें अपर जो ट्रंक है सर्वाइकल प्लेक्सिस का, सॉरी ब्रेकियल प्लेक्सिस का, वो डैमेज हो जाता है। अब पीपीडी ट्यूबरकुलन टेस्ट डन टू अ पेशेंट आफ्टर 40 हार्स 15 मिलीमीटर एरिथेमा इज नोटिस्ड, सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एरिथेमा, तो ये हेल्पर टी सेल और मैक्रोफेजेस होते हैं, ठीक है, हेल्पर टी सेल्स एंड मैक्रोफेजेस। फीमेल पेशेंट HRT हैविंग रिस्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें हमारे पास कई चीज़ें होती हैं ना, एक हमारे पास अगर सिर्फ एस्ट्रोजन यूज़ करेंगे तो एंडोमेट्रियल कैंसर होता है, सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन यूज़ करेंगे ब्रेस्ट कैंसर होता है। अब ये इसमें सारा थ्रोम्बोएम्बोलिज्म एस्ट्रोजन भी काज करता है, देखें। अब लो एस्ट्रोजन ओसीपी अगर की बात करें तो आप कहेंगे हेपेटिक एडेनोमा। हाई एस्ट्रोजन ओसीपी प्रोलॉन्ग लॉन्ग टर्म यूज़ करिए तो वो क्या काज करता है, पोस्ट मेनोपॉजल वूमन में एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। एस्ट्रोजन कॉन्टेनिंग ACP इंक्रीजेज रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, तो एस्ट्रोजन वाले क्या करते हैं, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म को भी इंक्रीज कर रहे हैं। और हाई एस्ट्रोजन अगर होगा तो वो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा काज करता है, लो एस्ट्रोजन है वो हेपेटिक एडेनोमा काज करता है।
और अगर आप HRT इंक्रीज़ करेंगे, HRT मतलब मिक्स्ड HRT भी अगर आप यूज़ करेंगे उसमें भी DVT थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है। इसके अलावा मिक्स HRT क्या करता है, ब्रेस्ट कैंसर विकास करता है। ब्लड सप्लाई ऑफ थैलेमस, सब थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस इज बाय द ब्रांच ऑफ विच आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी दे रहा होता है ना, थैलेमस, सब थैलेमस और हाइपोथैलेमस को ब्रांचेस। आफ्टर इंजरी पेशेंट कंप्लेन दैट हिज आर्म कैन नॉट मूव फॉरवर्ड एज बिफोर, दिस इज ड्यू टू लीजन ऑफ विच पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेसेस, अपर ट्रंक डैमेज हुआ है ना, आर्स पालसी हुई है, उसकी वजह से वो उसका आर्म क्या है, फ्लेक्स भी नहीं होता, सुपाइन भी नहीं होता और फॉरवर्ड भी मूव नहीं करा पाता। A patient has lateral chest wall blow injury beneath right arm, after which vertebral column of scapula become prominent and moves posteriorly. Which nerve is in close relation is damaged है, तो ये लॉन्ग थोरेसिक नर्व डैमेज हुआ है। अच्छा, अब ये हमने पढ़ा था लॉन्ग थोरेसिक नर्व किसको, लेटिसमस डार्सी को सप्लाई कर रहा था। अब वो अगर डैमेज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, स्कैपुला प्रोमिनेंट हो जाता है और पोस्टीरियरली मूव करता है। पेप स्मीयर डन विच शोज डिस्प्लेजिया बट बेसमेंट मेम्ब्रेन इज इंटैक्ट है, व्हाट इज एसोसिएटेड विद इट, इसके साथ क्या एसोसिएटेड है। तो पेप स्मीयर हमारे पास कार्सिनोमा इन सिटू काज करवा सकता है, उसको स्क्रीन करने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। वेजाइनल कार्सिनोमा, सर्वाइकल कैंसर को स्क्रीनिंग के लिए हम लोग पेप स्मीयर करते हैं। टाइप ऑफ चेंज इन मेटाप्लेजिया इज फंक्शनल एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं मेटाप्लेजिया में। टू ग्रुप ऑफ पीपल वर सेलेक्टेड, वन प्रेजेंटेड विद वोमिटिंग, वन विद आउट वोमिटिंग, डेटा ऑब्टेन्ड इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वोमिटिंग इज नॉमिनल डेटा होता है। अ 45-year-old प्रीवियसली नॉर्मल लेडी start having dyspnea, dry cough after 3 months back, recovered for 1 month. अच्छा, she went again on vacation, again developed symptoms when she got back to her canaries आपको पता है छोटी सी जो परिंदे होते हैं। अब क्या है, उसके साथ वो बर्ड्स जो लोग पेट्स पालते हैं उनमें हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस हो सकता है। अब ये देखें, वो बर्ड्स पालती है, फिर वो वेकेशन पे गई तो ठीक हो गई, लेकिन वापस आ गई बर्ड्स के पास, वापस उसको वही साइन और सिम्टम्स, कफ है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वगैरह स्टार्ट हो गया। एक्सरे के ऊपर नॉड्यूलर लीजन दिखते हैं तमाम लंग्स जोन में, तो ये क्या है, उसके सिम्टम्स का क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो है एंटीजन एंटीबॉडी मीडिएटेड रिएक्शन है, वो आपस में रिएक्शन करते हैं, तो क्या होता है हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। Hepatitis B infectivity rate indicated by हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन पॉजिटिव या हेपेटाइटिस बी ई एंटीबॉडी निगेटिव। अगर हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन पॉजिटिव है, ये शो करता है कि इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, और साथ में हेपेटाइटिस बी ई एंटीबॉडी इस वक्त निगेटिव है। लेकिन अगर अपोजिट हो जाए कि ये पॉजिटिव निगेटिव हो जाए एंटीजन और एंटीबॉडी पॉजिटिव हो जाए, फिर हम कहते हैं इन्फेक्टिविटी बहुत ख़त्म हो गई है हेपेटाइटिस बी की। A 38-week pregnant woman visited her family and remote area after she developed jaundice suddenly. Which type of hepatitis is most likely prevalent in this pregnant woman? In the pregnant woman. अब pregnant woman में अब देखिए, सिर्फ अगर प्रेग्नेंट वुमन की बात करता फिर हम लोग हेपेटाइटिस ए कहते हैं, लेकिन अब वो कह रहा है प्रेग्नेंट लेडी है, साथ में क्या है, वो रिमोट एरिया में गई है, तो रिमोट एरिया की बात जब आ जाए तो हेपेटाइटिस ए आपने लगाना है। ओरोफिकल रूट का अगर वो पूछें तो हेपेटाइटिस ए मोर कॉमन है देन हेपेटाइटिस ई, दोनों ओरोफिकल रूट की वजह से होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा होता है हेपेटाइटिस ए। लेकिन मोस्ट लिथल हेपेटाइटिस डी है, मोस्ट कॉमन इन प्रेगनेंसी हेपेटाइटिस ए है, मोस्ट लिथल इन प्रेगनेंसी वो हेपेटाइटिस ई है, या रिमोट एरिया की बात करें वो भी हेपेटाइटिस ई है। नॉरएपिनेफ्रिन सिंथेसाइज रिक्वायर विच एंजाइम, डोपामीन हाइड्रोक्सिलेज की ज़रूरत होती है। अ मदर कम्स टू यू विद हर 4-month-old baby has muscle weakness, no head hold, failure to thrive. She says she gives the baby formula milk mixed with honey. What is the cause? तो ये क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम, क्योंकि हनी के अंदर ये कहा जाता है कि हनी के अंदर क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम होता है, तो बच्चों में बोटुलिज्म काज करता है, जिसकी वजह से पैरालिसिस होती है। तो इस वजह से 1 ईयर से छोटे बच्चों को हनी कॉन्टेन क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया एंड कैन काज इन्फेंट बोटुलिज्म, सो अवॉइड हनी बिफोर 1 ईयर। अच्छा, ये यहाँ पर मुझे एक बात समझ नहीं आई आज तक कि अगर क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम है तो 1 ईयर से पहले वाले बच्चों को बोटुलिज्म काज कर सकता है, लेकिन 1 ईयर के बाद वाले बच्चों को फिर ये, तो उस वक्त भी तो क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म होगा, तो उस वक्त उन बच्चों में ये क्यों काज नहीं करवा सकता बोटुलिज्म। में भी इसकी ये वजह हो सकती है कि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है बड़ों का, या उनमें इसके अगेंस्ट पहले से एंटीबॉडीज़ बन चुके होते हैं, थोड़ी बहुत एक्सपोजर अगर पहले हुई होती है, तो ये रीज़न शायद हो सकता है। A patient presented short
लिम्ब प्रेजेंट की है, शॉर्ट लिम्ब के साथ, नॉर्मल ट्रंक के साथ एंड लंबर लॉर्डोसिस के साथ। मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ दिस डिजीज इज ऑटोसोमल डोमिनेंट है। एकोंड्रोप्लेजिया है ना शॉर्ट लिम्ब। फ्यू डेज आफ्टर इन्फेक्शन विद टाइफाइड द ऑर्गेनिज्म रिजाइड इन पायर पैचेज में होता है। ठीक है, पैर पैचेज में टाइफाइड रिजाइड इन पैर पैचेज है, 1 to 4 वीक्स है। उसके बाद है गॉल ब्लैडर में आफ्टर 4 वीक्स। हैंड्स बॉडी आर सीन इन G6PD में होते हैं हैंड्स बॉडीज एंड बैड सेल्स, और हाउ जली बॉडीज सिकल सेल एंड स्प्लीनेक्टमी में होते हैं। आप अ मैन आफ्टर RTA विद एक्सेसिव ब्लड लॉस हाइपोटेंसिव केप्ट इन वेंटिलेटरी सपोर्ट पीप गिवन विद 100% FiO2 5 days later patient died on examination lungs there was Halley's streak with increased number of macrophages and few neutrophils। तो ये क्या है, डिफ्यूज अल्वुलर डैमेज हुआ है, उसी की वजह से हाइलाइन मेम्ब्रेन बना है। मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट इन विच, किस वजह से, ये हाई ऑक्सीजन देने की वजह से। ठीक है, हाई ऑक्सीजन भी डैमेज देता है, उसकी वजह से भी ये हमारे पास अल्वुलर डैमेज हो सकता है। मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट इन विच ड्रेन प्लेस्ड आफ्टर कोल्सिस्टेक्टमी राइट सब हेपेटिक स्पेस है। आफ्टर RTA पेशेंट वाज ऑन मोटरसाइकिल फेल डाउन डैमेज टू सिम्फिसिस प्यूबिस स्ट्रक्चर डैमेज विद दिस है। तो ये लेवेटर एंडाई मसल को डैमेज करता है, और इलियम और सेक्रम अगर डैमेज हो गए वो रेक्टम को डैमेज करेंगे। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना काफ़ी है। कल इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे और आगे कोशिश करेंगे इंशाल्लाह हर लेक्चर में पूरा एक पेपर हम लोग कंप्लीट कर सकें। तो अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।